हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसपी कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद बीएल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान जिला दर्शन की। और राजस्थान जिला दर्शन में हम पढ़ रहे थे अलवर डिस्ट्रिक्ट में भाग फर्स्ट हमने देख लिया। आज भाग सेकंड हम देखेंगे। भाग फर्स्ट में हमने अलवर की ऐतिहासिक जो भी बातें हैं वो देखी थी। स्थापना वगैरह अलवर के नाम पर चर्चाएँ की थी। स्थापना की थी 1775 ईस्वी में। बख्ता राव प्रताप सिंह ने स्थापना की थी। और स्थापना के बाद में अलवर शब्द के नाम पर चर्चाएं की थी। तो अलवर शब्द का नाम वो फरिश्ता ने सबसे पहले 1195 ईस्वी में फरिश्ता का आगमन होता है भारत। और आलव सिंह के आधार मानकर कछुआओं का राजवंश था यहाँ पर। पहले कोकिलदेव का पुत्र था आलव सिंह ने यहाँ पर आलव प्रदेश की स्थापना की थी। उसी को आधार मानकर इसने अलवर शब्द का दिया था। किसने? फरिश्ता ने। 1195 ईस्वी में भारत आया था। तो आज हम बात करते हैं इसी अलवर डिस्ट्रिक्ट की ऐतिहासिक बातें कर ली। और आज बात करते हैं कल्चर के बारे में। कल्चर के बारे में आपको पता है कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही भव्य जो कि राजस्थान का राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, सरिस्का अभ्यारण्य, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सरिस्का अभ्यारण्य के बारे में ही आज घूमेंगे। उसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए यदि आप नए हो तो चलिए चलते हैं सरिस्का अभ्यारण्य में आज विजिट करने। ये रहा अपना अलवर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। अलवर, जिसका आरटीओ कोड क्या है? RJ02। अलवर RJ02। और अजमेर की बात की थी इसके पहले। तो अजमेर का आरटीओ कोड क्या है? RJ01। और अजमेर में ऐसे 3 नगर है जिनको आरटीओ कोड दिया गया है वाहन व्हीकल। जो ब्यावर की बात करते हैं, ब्यावर में RJ36। और किशनगढ़ की बात करते हैं तो 40, और किशनगढ़ की 42, और केकड़ी का 48। और अजमेर का मैंने वो शुभंकर नहीं बताया था वो, तो अजमेर का शुभंकर हो जाएगा खैर मोर। और अलवर की बात करते हैं तो अलवर का शुभंकर क्या है? सांबर। ये शुभंकर भी आपको याद रखना है। अलवर का शुभंकर सांबर। तो चलिए चलते हैं अपने सरिस्का अभ्यारण्य में। तो बात आती है अपनी सरिस्का अभ्यारण्य की। यह है अपना सरिस्का अभ्यारण्य। वैसे सरिस्का है राष्ट्रीय जैविक उद्यान है, जो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय जैविक उद्यान है। उसके बारे में जब अभ्यारण्य हम अलग से टॉपिक लेंगे तब आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आज हम खाली इस डिस्ट्रिक्ट में कल्चर के बारे में देखेंगे। तो आज इसी अभ्यारण्य के अंदर एक स्थित है मंदिर, बहुत ही भव्य मंदिर है, जिसको कहा जाता है बाबा भरतरी का मेला। बाबा भरतरी का मंदिर। बाबा भरतरी का मंदिर कहाँ पर है? इन्हीं सरिस्का के जंगलों में है बाबा भरतरी का मंदिर। भृतहरि का। बाबा भरतरी कौन थे? इससे पहले हम उस कहानी के बारे में बाद में चर्चा करेंगे बाबा भरतरी की। लेकिन पहले बता देता हूँ बाबा भरतरी का मेला कब लगता है। वर्ष में, साल में 2 बार मेला लगता है। कब? वैशाख पूर्णिमा और भाद्रपद पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है, बहुत ही भव्य। और बाबा भरतरी को कनपटे नाथों का तीर्थ कहा जाता है। और ऐसा पूछ लिया जाए बाबा भरतरी की गुफा कहाँ पर है, तो गुफा इनकी कहाँ पर है? पुष्कर में है। पुष्कर में। और ये किस संप्रदाय के अनुयायी थे? नाथ संप्रदाय के प्रमुख अनुयायी रहे। नाथ संप्रदाय की आराधना की थी। नाथ संप्रदाय का नाम आया तो नाथ संप्रदाय से 2 बातें कर लेते हैं। नाथ संप्रदाय की जो प्रवर्तक, जो संस्थापकर्ता हो जाएगा नाथ संप्रदाय का मच्छेंद्र नाथ। नाम तो सुना होगा, मच्छेंद्र नाथ का प्रमुख शिष्य गोरखनाथ को ऐसा बताया जाता है कि गोरखनाथ के 1465 चेले थे, 1465 शिष्य थे गोरखनाथ। इनका प्रमुख शिष्य जो हठ प्रयोग प्रणाली के जो प्रवर्तक है गोरखनाथ। कुल शिष्य कितने थे? 1465। और इनमें से इनका प्रमुख शिष्य था वो था ओगड़नाथ। और इन्हीं के कारण भगवान गोगा जी का जन्म हुआ था, ओगड़नाथ के कारण ही। तो गोगा जी का भी गुरु कौन है? गोगा जी के भी गुरु आपको पूछ लिया जाए तो गोरखनाथ हो जाएगा। तो ये सब बातें नाथ संप्रदाय की। और नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ आपको पूछ लिया जाए तो नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ मंडोर जोधपुर में है। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? मंडोर जोधपुर में। और बाबा भरतरी को कनपटे नाथों का तीर्थ स्थल कहा जाता है, अच्छा, आपको पूछ लिया जाए नाथों का तीर्थ कहाँ किसे कहते हैं, तो महामंदिर जोधपुर को नाथों का तीर्थ कहा जाता है। कनपटे नाथों का तीर्थ बाबा भरतरी। और
कर्ण फटे नाथों का तीर्थ, बाबा भर्तरी को कहा जाता है। और नाथों का तीर्थ पूछ लिया गया, नाथों का तीर्थ, नाथों का तीर्थ तो किसे कहा जाता है? महामंदिर जोधपुर को, महामंदिर जोधपुर, जोधपुर वाला महामंदिर। और नाथों का दुर्ग आपको पूछ लिया जाए, नाथों का दुर्ग किसे कहा जाता है? तो कोटकास्ता दुर्ग जालोर में स्थित है, आपको याद रखना है। ये थी बाबा भर्तरी के बारे में जो भी बातें इंपॉर्टेंट हमने बात कर ली। अब बाबा भर्तरी कहाँ के राजा थे? आपको कमेंट करके बताना है बाबा भर्तरी कहाँ के राजा थे। तो बाबा भर्तरी उज्जैन मालवा के राजा थे। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा शहर वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन में स्थित है। और उज्जैन के बारे में बहुत सारी बातें हैं। और उज्जैन के राजा थे बाबा भर्तरी। तो बाबा भर्तरी, राजा भर्तरी से बाबा भर्तरी कैसे बने, यह आपको मैं कहानी बताता हूँ। तो उनके पिता का नाम था, एक बार ये मच्छेंद्र नाथ हो गया। उज्जैन के राजा कौन थे? बाबा भर्तरी। बाबा भर्तरी के पिता का नाम था गंधर्व सेन। गंधर्व सेन के दो रानियां थी। कितनी रानियां थी? दो रानियां। एक रानी से तो बाबा भर्तरी उत्पन्न हुए और एक रानी से विक्रमादित्य। तो बाबा भर्तरी बने उज्जैन के राजा। बाबा भर्तरी का एक बार दरबार लगा, तो दरबार में साधु गोरखनाथ जी आए और एक फल दिया कि बाबा भर्तरी बहुत ही सुंदर, और राजा भर्तरी बहुत सुंदर और सुशील प्रजा के लिए राजा थे। तो गोरखनाथ जी ने एक फल दिया, जिस फल के बारे में कहा गोरखनाथ जी ने कि आप इस फल को खाओगे तो सुंदर रहोगे, जवान रहोगे, सुशील रहोगे, अच्छे रहोगे, प्रजा की रक्षा कर पाओगे। तो बाबा भर्तरी ने वो फल ले लिया, राजा भर्तरी। और फिर क्या हुआ कि इनकी शादी हो गई बाबा भर्तरी, राजा भर्तरी की। किन से? रानी पिंगला से, रानी पिंगला से। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रानी पिंगला। तो बाबा राजा भर्तरी थे, राजा भर्तरी की रानी थी रानी पिंगला, उज्जैन के राजा थे। तो फिर क्या हुआ कि ये फल लेकर बाबा गोरखनाथ जी दरबार में उपस्थित हुए, फल लेकर। तो फल दे दिया बाबा भर्तरी। जब बाबा भर्तरी ने वो फल रात को देखा तो उन्होंने कहा कि मैं खाकर क्या करूंगा इस फल को, मैं तो पिंगला को दे देता हूँ, अपनी रानी को, पिंगला को, क्योंकि पिंगला को बेतहासा प्रेम करते थे राजा भर्तरी। और ये फल अपनी रानी को दे देते हैं कि वो खाएगी, सुशील रहेगी, जवान रहेगी, सुंदर रहेगी, अपने से बढ़िया रहेगा। तो वो फल दे दिया रानी पिंगला को। अब रानी पिंगला करती थी दिखावे का प्रेम, वास्तविक प्रेम तो करती थी कोतवाल से। तो वो फल ले जा करके कोतवाल को दे दिया। कोतवाल खाएगा, अच्छा रहेगा, मेरे से तो बढ़िया रहेगा, कोतवाल को दे दिया। कोतवाल कर रहा था दिखावटे का प्यार, तो वास्तविक प्यार करता था वेश्या से। तो वो फल ले जा करके वेश्या को दे दिया कोतवाल ने तो कहा कि वो खाएगी तो मेरे से अच्छा रहेगा। अब वेश्या को फल प्राप्त हुआ, तो वेश्या ने रात को जब सोचा फल को देकर कि मैं खाकर क्या करूंगी इस फल को, अपने राजा को दे देते हूँ ये फल, राजा खाएंगे, अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करेंगे, अच्छे रहेंगे, जवान रहेंगे, सुशील रहेंगे, हमारी रक्षा कर पाएंगे। तो वो फल सुबह सुबह उठते ही वेश्या दरबार में पहुंची और राजा भर्तरी के सामने उपस्थित हो गई। जब राजा भर्तरी ने वो फल देखा तो वो उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया कि अरे बात क्या, फल तो दिया था, पिंगला को आया है वेश्या के थ्रू, प्रॉब्लम समस्या क्या है। तो रानी उस वेश्या को डराया धमकाया, तो कहा कोतवाल। अब कोतवाल को बुलाया और जचा ठुकवाया जबरदस्त। तो कोतवाल ने नाम लिया रानी पिंगला। बस वहीं पर बाबा राजा भर्तरी का दिमाग काम करना बंद कर दिया। और उसी दिन से राजा भर्तरी अपनी तपोभूमि तपस्या करने, मोह माया सब छोड़ करके आ गए सरिस्का के जंगलों में, उचित स्थान समझा और नाथ संप्रदाय की आराधना की और नाथ संप्रदाय के अनुयायी बन गए। और कठोर तपस्या करने के बाद यहाँ पर भव्य मंदिर भी बना हुआ है बाबा भर्तरी की। तो ये थी बाबा भर्तरी की कहानी। चलिए चलते हैं, वो इसके बाद में बाबा भर्तरी के बारे में बातें कर ली। इसके बाद में बात करते हैं सरिस्का के जंगलों में ही एक मंदिर और स्थित है, बहुत ही अच्छा भव्य मंदिर है, जिसका मेला लगता है वैशाख शुक्ल एकादशी को। नारायणी माता का मंदिर। नारायणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सरिस्का बरुआ डूंगरी सरिस्का अभ्यारण्य में। कहाँ पर है? बरुआ डूंगरी सरिस्का अभ्यारण्य। यह हमारा सरिस्का अभ्यारण्य है, यहाँ पर स्थित है नारायणी माता का मंदिर। ये रहा अपना नारायण माता का मंदिर। वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला लगता है यहाँ पर, वैशाख शुक्ल एकादशी को। कब मेला बढ़ता है? वैशाख शुक्ल एकादशी को। किसका? नारायणी माता का मंदिर। नारायणी माता का
मंदिर यहाँ पर भव्य मंदिर बना हुआ है नारायणी माता। अब नारायणी माता माता के रूप में कब पूजने आई, तो ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही क्रांतिकारी महिला थी, देवी थी, और इन्होंने क्रांतिकारियों से कुछ कन्याओं की रक्षा की थी और फिर वहीं पर शहीद हो गई। और शहीद होने के बाद में क्या है कि देवी ने माता ने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए। तो आपको पता है राजस्थान की भूमि है, चमत्कार को ही नमस्कार होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर नारायणी माता को देवी के रूप में पूजने लगे और वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला लगता है। एक नारायणी माता एक और है हमारे झुंझुनू में, जो झुंझुनू में मंदिर है वो रानी सती के नाम से प्रसिद्ध है। अपने पति के पीछे सती हुई थी इसलिए रानी सती के रूप में पूजी जानी है। उसका नाम, वास्तविक नाम नारायणी अग्रवाल है। तो ये हो गई नारायणी माता का मंदिर, जो मेला कब लगता है, वैशाख शुक्ल एकादशी को। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, इसी सरिस्का अभ्यारण्य में एक मंदिर है पांडुपोल हनुमान मंदिर। कहाँ पर स्थित है, सरिस्का के जंगलों में है पांडुपोल हनुमान मंदिर, जो राजस्थान का एकमात्र स्लीपिंग मोड में स्थित, यानी हनुमान जी की रेस्ट करते हुए प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है पांडुपोल। इसकी विशेषता क्या है, वही स्लीपिंग मोड में एकमात्र मंदिर पांडुपोल हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर, ये पांडुपोल हनुमान मंदिर, ये पांडुपोल हनुमान मंदिर। इसकी विशेषता क्या है कि अब रामायण काल की बात करते हैं। रामायण काल का एक पात्र जो अभी भी जिंदा बताया जाता है वो है हनुमान जी। उनको क्या है कि ये राम लक्ष्मण ये सभी समाधि लेने जा रहे थे जब सरयू नदी में, सरयू नदी के किनारे बसा अयोध्या से, अयोध्या राम की जन्मभूमि, तो अयोध्या में जब समाधि लेने जा रहे थे तब राम जी ने हनुमान जी को कहा कि आप पृथ्वी के कलयुग के अंत तक आप इस पृथ्वी पर उपस्थित रहोगे। तो पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर ये यहाँ पर रेस्ट कर रहे थे, इसकी प्रतिमा लगी हुई है। और महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत का भी एक पात्र अभी जीवित बताया जाता है, अश्वत्थामा। क्योंकि श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि तेरी आत्मा कलयुग के अंत तक भटकेगी यहीं पर। तो अश्वत्थामा महाभारत का हो गया जीवित पात्र, और रामायण काल का हनुमान जी हो गए जीवित पात्र। और इस पांडुपोल हनुमान मंदिर, और चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जयंती, हनुमान जी का जन्मदिन है चैत्र पूर्णिमा को, हनुमान जयंती। और मेला कब लगता है, सप्तमी अष्टमी को लगता है, भाद्रपद सप्तमी अष्टमी को यहाँ पर मेला लगता है। और ये हो गया हनुमान मंदिर, पांडुपोल हनुमान मंदिर। और बात करते हैं अब सरिस्का के बारे में। तो सरिस्का में एक कांकनबाड़ी का पठार स्थित है, राजस्थान का उत्तरी पठार, कांकनबाड़ी का पठार। ये रहा अपना कांकनबाड़ी का पठार, यहाँ पर स्थित है। तो इसी के ऊपर एक दुर्ग बना हुआ है, कांकनबाड़ी का किला। ये अपना कांकनबाड़ी का दुर्ग, ये क्यों प्रसिद्ध है भाई, इसके विशेषता क्या है, इसको हम इतिहास में क्यों याद करते हैं? क्योंकि शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी के युद्ध हुए, शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी के युद्ध हुए, तो उनमें अंतिम युद्ध था दोराई का युद्ध। कौन सा? दोराई का युद्ध, जो किन किन के मध्य, दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ। औरंगजेब के मध्य यहाँ पर दारा शिकोह को बंदी बना लेता है औरंगजेब, और औरंगजेब को, दारा शिकोह को यहीं पर इसी कांकनबाड़ी जेल के अंदर कैद कर लिया जाता है। इसीलिए ये कांकनबाड़ी दुर्ग प्रसिद्ध है इतिहास के अंदर। और दोराई का, या दोराई कहाँ पड़ती है, अजमेर में पड़ता है दोराई। तो ये हो गए कांकनबाड़ी। और यहीं पर एक क्रांसना का पठार स्थित है, क्रांसना का पठार, जिसको कांसना का पठार भी कहते हैं, कांसना का पठार। और यही है सरिस्का अभ्यारण्य, कांकनबाड़ी दुर्ग और कांसना पठार के बीच में मध्य में स्थित है सरिस्का के जंगल। और यहीं पर कांसना का दुर्ग भी बना हुआ है, एक किला। तो ये हो गई सरिस्का की जो भी बातें। अब बात करते हैं अपनी, अलवर में एक स्थान स्थित है, प्रसिद्ध है, तिजारा। वो क्यों प्रसिद्ध है? वो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। 8वें तीर्थंकर हुए थे तिजारा के, जैनों के 8वें तीर्थंकर। सरिस्का हो गया कंप्लीट। वो अभ्यारण्य, जब अभ्यारण्य की क्लास लेगी अच्छे से तब अभ्यारण्य विस्तृत रूप से आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं अलवर में अन्य जो तिजारा, कहाँ पर है? अलवर में। ये क्यों प्रसिद्ध है भाई? ये जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। जैन मंदिर, भगवान श्री चंद्र प्रभु जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है, जो जैनों के 8वें तीर्थंकर थे। तो और यहाँ पर जहाँ पर जैनों की बात आती है जैन मंदिरों की, वहाँ पर पार्श्वनाथ जी का मंदिर तो इम्पोर्टेंट है, वो तो आता ही आता है। तो यहाँ पर पार्श्वनाथ जी का भी मंदिर स्थित है, लेकिन यहाँ पर जैन मंदिरों में वो चंद्र प्रभु जी का मंदिर प्रमुख है। चंद्र प्रभु जी का मंदिर कहाँ पर है? तिजारा, अलवर में।
तिजारा अलवर में चंद्र प्रभु जी का मठ जो जैनों के 8वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? 8वें तीर्थंकर। और ये तिजारा प्रसिद्ध है जैनों के मंदिर के लिए। और बात करते हैं अलवर में, तो वैसे प्याज कहाँ के प्रसिद्ध है? सीकर के बड़े मीठेपन के लिए प्याज प्रसिद्ध है। लेकिन प्याज की मंडी पूछ ले आपको, राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी प्याज की, तो वो खेरतल होगी अलवर में। खेरतल अलवर में प्याज की सबसे बड़ी मंडी हो गई। और मंदिरों की बात करते हैं तो बिलारी माता का मंदिर बानसूर अलवर में स्थित है। धौलागढ़ी देवी का मेला जो कि अलवर में बढ़ता है। और जगन्नाथ जी का कछावा जगन्नाथ जी का मेला बढ़ता है। आषाढ़ शुक्ल एकम से त्रयोदशी तक मेला लगता है। और मेले से संबंधित ये हो गई बातें। अब बात करते हैं थोड़ी सी अलवर के बारे में अलग से। तो मुस्सी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन पूछ लिया आपको, मुस्सी महारानी की छतरी। मुस्सी महारानी की छतरी ये 80 खंभों की छतरी है। 80 खंभों की छतरी। मुस्सी महारानी कौन थी? तो अलवर के राजा थे राव राजा बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह की पासवान थी मुस्सी महारानी। तो मुस्सी महारानी पासवान कौन होती है? वो भी दासी। जो दासी जिस दासी को अनुमति होती थी गहने आदि पहनने की, उसे पासवान कहते थे। यानी प्रेम करते थे राजा राव बख्तावर सिंह, तो इसे पासवान गहने पहनने की आदि इजाजत थी। और इन्हीं से पुत्र प्राप्त हुआ था एक महाराजा विनय सिंह, जो अगला राजा बना था अलवर का। महाराजा विनय सिंह अलवर का अगला राजा। और ये किसकी पासवान थी? राव राजा बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह की पासवान थी। और इनका पुत्र कौन था? महाराजा विनय सिंह। तो महाराजा विनय सिंह ने अपनी माँ की याद के 80 खंभों की छतरी, मुस्सी महारानी की छतरी जो कि अलवर में, और एक छतरी 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी वो कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 80 खंभों की छतरी 80 अलवर कहाँ पर स्थित होगी? 80 ऐसे अलवर हो जाएगी। और 84 खंभों की छतरी बच गई, वो बूंदी में। इसके बाद में बात करते हैं तो यहाँ पर एक है सिल्ली सेठ पैलेस, जो अलवर का लेक पैलेस कहलाता है। क्या कहलाता है? अलवर का लेक पैलेस। और एक है विजय सागर पैलेस। इन दोनों की हम तुलना करके बात कर लेते हैं। एक है सिल्ली सेठ पैलेस, सिल्ली सेठ पैलेस जो महाराजा विनय सिंह ने बनवाया था अपनी रानी शीला रानी के याद के कहने पर। एक है विजय सागर पैलेस, विजय सागर पैलेस जिसका निर्माण कराता है महाराजा जय सिंह ने। विजय सागर इस नाम से ही पता चल जाएगा आपको, विजय सागर झील के किनारे बना है। विजय सागर झील के किनारे कौन सा बना है? विजय सागर पैलेस। और इसकी विशेषता यही है कि ये जहाज की आकृति के समान दिखाई देता है। जहाज की आकृति के समान, आकृति के समान। और बात करते हैं इसी पैलेस के बारे में, तो निर्माण किसने करवाया था? महाराजा जय सिंह ने इसका निर्माण कराया था। और इसकी कोई खास बात नहीं है। और अगर बात करते हैं इसकी, अब बात करते हैं सिल्ली सेठ पैलेस की, जो अलवर का लेक पैलेस कहलाता है। इसका निर्माण करवाया था महाराजा विनय सिंह ने। महाराजा विनय सिंह ने निर्माण करता है। एक बार कब करवाया था? ये महाराजा विनय सिंह ने निर्माण करवाया था अपनी रानी शीला रानी की याद में। शीला रानी के कहने पर यह है एक झील है, सिल्ली सेठ झील अलवर में। सिल्ली सेठ झील, इसका नाम सिल्ली सेठ क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर है, माता का मंदिर, सेठ माता का मंदिर, सेठ माता का मंदिर इसके किनारे। और इधर ही शीला रानी के कहने पर, जो शीला रानी के इस झील का निर्माण करवाया दिया किसने? महाराजा विनय सिंह ने। महाराजा विनय सिंह की पत्नी का नाम था, रानी का नाम था शीला रानी। शीला रानी। तो शीला रानी कहने पर जो निर्माण करवाया सिल्ली सेठ पैलेस कहलाता है। और इसी के किनारे, इसी के अंदर बना हुआ है ये सिल्ली सेठ पैलेस। तो एक बार क्या है, ये शीला रानी के कहने पर बनवा तो दिया, लेकिन शीला रानी एक बार ये दोनों टहलते टहलते यहाँ पर पहुँचे इस झील के किनारे। तो अब ये घूमने की बहुत ही शौकीन थी शीला रानी। तो घूमते घूमते अब ख्याल आया तो पूछा कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? वही जवाब आया कि तेरे लिए तो मैं चांद तारे तोड़ सकता हूँ, बोल क्या करना है? चांद तारे तो नहीं तोड़ना है। शीला रानी ने कहा कि मेरे लिए इस झील में आप महल बनवा सकते हो क्या? मेरे तो बाएं हाथ का खेल है ये, लो
खड़ा कर दिया महल, कौन सा, सिल्ली शेड पैलेस के नाम से जाना गया, जो किसके द्वारा निर्माण करवाया गया, महाराजा विनय सिंह के द्वारा अपनी पत्नी रानी शीला रानी के कहने पर। और इसे ये वर्तमान में लेक होटल के रूप से चलता है। और राजस्थान में एक लेक होटल और चलती है, जो राजस्थान की प्रथम लेक होटल है वो उदयपुर के पिचोला झील में जगनिवास मंदिर और जग मंदिर है महल, जिनमें जग मंदिर में चलती है। पिचोला झील में जो स्थित है जग मंदिर जो वर्तमान में लेक होटल के रूप में चलती है, राजस्थान की प्रथम, इसे राजस्थान की दूसरी लेक होटल कह सकते हैं। अलवर का लेक पैलेस कहा जाता है इसे। और निर्माणकर्ता पूछ लिया जाए तो किसने करवाया था, महाराजा विनय सिंह ने। ये हो गई बात सिल्ली शेड पैलेस और विजय सागर पैलेस की। और बात करते हैं अलवर के बारे में, तो इसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ की बावड़ी। नीमराणा की बावड़ी प्रसिद्ध है, 9 मंजिला बावड़ी है, कोई याद नहीं रखना उसको, थोड़ा सा ऐसे ध्यान में रखना है। नीमराणा की बावड़ी जो 9 मंजिला बावड़ी है, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी। और बात करते हैं इसके बाद में, एक बना है यहाँ पर पब्लिक पार्क पैलेस, ये मान लो पब्लिक पार्क पैलेस से, इस पब्लिक पार्क पैलेस निर्माणकर्ता आपको पूछ लिया जाए तो राव शोधा ने निर्माण करवाया था। इसका निर्माणकर्ता कौन है, राव शोधान। और इसी के अंदर कालांतर में महाराजा जय सिंह ने यहाँ पर निर्माण करवाते हैं पुरजन विहार का निर्माण। आपको पूछ लिया जाए पुरजन विहार कहाँ पर स्थित है, तो अलवर के पब्लिक पार्क में स्थित है पुरजन विहार। बगीचे का निर्माण करवाया, किसने निर्माण करवाया, महाराजा जय सिंह ने, महाराजा जय सिंह ने। और कालांतर में इसी के अंदर निर्माण करवाता है महाराजा मंगल सिंह, जो मेयो कॉलेज में प्रथम दाखिला देने वाले, प्रथम विद्यार्थी के रूप में जाने वाले मंगल सिंह थे। मेयो कॉलेज जो अजमेर में स्थित है। और महाराजा मंगल सिंह कौन थे, महाराजा मंगल सिंह किसका निर्माण करवाया था, शिमला पार्क का निर्माण। ये क्या है, शिमला पार्क। इसको अलवर का शिमला भी कहा जाता है। और बाद में कालांतर में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तो इसको कंपनी गार्डन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, कंपनी गार्डन। तो ये हो गई पब्लिक पार्क के बारे में बातें जो भी। तो ये था हमारा अलवर डिस्ट्रिक्ट। और बात करते हैं अलवर में, तो अलवर डिस्ट्रिक्ट के बाद में बात कर ले तो यहाँ पर एक किसान आंदोलन होता है बाद में। एकीकरण के समय प्रजामंडल की जब स्थापना की जा रही थी, अच्छा अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, कमेंट करके जल्दी बता दीजिए आप। अलवर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1938 को हरिनारायण शर्मा ने। अलवर प्रजामंडल स्थापना करता वो पूछ लिया आपको, तो हरिनारायण शर्मा। कोई ज़्यादा याद नहीं रखना है कुछ भी, हरिनारायण शर्मा 1938 को अलवर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। और प्रथम अध्यक्ष आपको पूछ लिया जाए तो भवानी शंकर शर्मा। ये प्रथम अध्यक्ष थे, बस यही इतना याद रखना है। और अलवर में ऐसा पूछ लिया जाए कि अलवर के लोगों में जो जनजागृति फैलाने का जो श्रेय वो किसे जाता है, हरिनारायण शर्मा को जाता है। और यही बातें थी अलवर प्रजामंडल की। उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक किसान आंदोलन होता है, निमुचना किसान आंदोलन। कब होता है, 1921 से 1925 तक चलता है निमुचना किसान आंदोलन। किसान आंदोलन जो गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में यहाँ पर सभाएं चल रही थी, ये किसान आंदोलन चल रहा था। और यहाँ पर सभा हो रही थी एक दिन, तो उसी दिन गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में सभा हो रही थी। और उसी दिन तारीख है 14 मई 1925 की। और इसी दिन जनरल जो सैन्य कमांडर है राजस्थान का, सैन्य कमांडर साधु सिंह, साधु सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो इसे राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। राजस्थान का जनरल डायर आपको पूछ लिया जाए तो साधु सिंह के नेतृत्व में ये कांड होता है, जो कि कब ये घटना कब हुई थी, 14 मई 1925 को। तो इसके बारे में यही रहा। और इसी को गांधी जी ने पता चला, गांधी जी को, तो गांधी जी ने इसको कहा है जलियांवाला बाग से भी हत्याकांड बोला है, विभीषण हत्याकांड बोला है। और राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं, मानगढ़ हत्याकांड, जो कि 17 नवंबर 1947 को होता है। मानगढ़ हत्याकांड
मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग और इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड वो अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और जनरल डायर के नेतृत्व में वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। और मानगढ़ हत्याकांड जो कि बांसवाड़ा में है, और मानगढ़ यहाँ पर पहाड़ी पर दुर्ग बना हुआ जिसे मानगढ़ का किला कहते हैं। मानगढ़ का दुर्ग वो अलवर में है और मानगढ़ पहाड़ी पूछ लिया जाए तो बांसवाड़ा में होगा। तो ये थी निमुसना किसान आंदोलन के बारे में जो भी बातें। और बात करते हैं अलवर के बारे में, तो अलवर में बाद में मेव आंदोलन भी चला था। मेव किसान आंदोलन, अलवर का मेव किसान आंदोलन जो कब चला था, 1932 को चला था, मोहम्मद अली और यासीन खां के नेतृत्व में। यासीन खां के नेतृत्व में अलवर का मेव किसान आंदोलन भी चला था। और ये थी अलवर के बारे में बातें। तो और अलवर के बारे में जो भी बातें होगी, कुछ रह गई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये अपना अलवर डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। बात करते हैं एक बार विजन की, तो थोड़ा सा अलवर के बारे में सबसे पहले अपने अलवर के बारे में बात की। तो अलवर की ऐतिहासिक बातें जो भी की अपने, तो अलवर में सबसे पहले अपने महाजनपद काल की बात की, महाभारतकालीन महाजनपद काल की बात की। तो महाजनपद कितने थे, वो अंगुतर बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय और जो उसमें हमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद कौन कौन से थे, अंग मगध काशी कुशल वत्सवजी मलयावंती मत्स्य चेदी कुरु सुरसेन असम गांधार कंबोज पांचाल ये थे 16 महाजनपद। इनमें से एक महाजनपद जो यमुना नदी के पश्चिम में और कुरु महाजनपद के दक्षिण में स्थित मत्स्य जनपद नाम आता है। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, विराटनगर, मत्स्य महाजनपद जिसकी राजधानी थी विराटनगर। और वर्तमान में विराटनगर के नाम से कोई स्थान नहीं है, बेराट के नाम से है जयपुर में। और बेराट से आपको पूछ लिया जाए तो बेराट से 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं अशोक मौर्य के, वो बाबरू शिलालेख जो कि प्राप्त हुए हैं। और उस बाबरू शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये बेसिक जानकारी। और बात करें थे विराटनगर की, तो महाजनपद कालीन ये बात हो गई। विराटनगर जो भी भौगोलिक प्रदेश है ये मत्स्य महाजनपद के अंदर आता था। बाद में बात की स्थापना के बारे में बात करते हैं, तो राव प्रताप सिंह ने 1775 ईस्वी में अलवर की स्थापना कर देता है। और बात करते हैं तो इससे पहले कछवाओं का राजवंश यहाँ रहा था, बड़गुजरों को पराजित करके। जो नरवर का राजा था सोढ़देव, उनका पुत्र था दुल्हे राय, उन्होंने बड़गुजरों को पराजित करके यहाँ पर दौसा को अपनी प्रथम राजधानी, उसके बाद जमुआरा, रामगढ़, आमेर, जयपुर ये उनकी राजधानी रहती है। और यहाँ पर ये कछवाओं का जो पुत्र था दुल्हे राय का पुत्र कोकिलदेव का पुत्र आलव सिंह ने यहाँ पर आलव प्रदेश की स्थापना की थी, आलव प्रदेश की। और इसी को आधार मानकर 1195 ईस्वी में फरिश्ता का भारत में आगमन होता है। तो फरिश्ता ने अलवर शब्द दे दिया, यानी अलवर शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन है, 1195 ईस्वी में फरिश्ता भारत आता है, उसने इस प्रदेश को क्या नाम दे दिया, अलवर। और अलवर के बाद में बात करते हैं तो अंग्रेजों का शासनकाल रहा। अंग्रेजों ने अंग्रेज इसे क्या लिखते थे, ULAWER इसे लिखते थे। और वर्तमान में हम लिखते हैं ALAWER। तो ये भी आपको याद रखना है, नाम से जो भी चर्चा रहती है। और उसके बाद में बात की थी अपने जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है वो पूर्णतः NCR दिल्ली NCR के अंतर्गत आता था, जो नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसके अंदर राजस्थान का एकमात्र जिला जो पूर्णतः NCR के अंतर्गत आता है वो कौन सा है, अलवर। NCR की बात करते हैं तो राजस्थान को प्रथम NCR कब घोषित किया गया, राजस्थान को नहीं सॉरी दिल्ली को प्रथम NCR कब घोषित किया गया, जो 69वां संविधान संशोधन होता है 1991 को, उसमें दिल्ली को NCR घोषित किया जाता है। क्योंकि दिल्ली को राजनीतिक राजधानी बना दी गई थी 26 जनवरी 1950 को। और उसके बाद में दिल्ली का औद्योगिक विकास करने के लिए NCR में घोषित किया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 को होता है। और अलवर को पूर्णतः NCR के अंदर कब जोड़ा गया, सन 2004 में जोड़ा गया। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और अलवर के 3 डिस्ट्रिक्ट जो NCR के अंतर्गत आता है, लेकिन पूर्णतः NCR के अंतर्गत अलवर आता है। और वैसे झुंझुनू और भरतपुर भी शामिल है। और बात करते हैं बाद में अलवर को सन 2004 में जोड़ा गया। इसके बाद में आर्ट एंड कल्चर की बात की थी। आज हमने सबसे पहले आते ही बाबा भरतरी का मेला कब लगता है, वैशाख पूर्णिमा और भाद्रपद पूर्णिमा को। और बाबा भरतरी को कनपटे नाथों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। वैसे नाथों का तीर्थ स्थल आपको पूछ लिया जाए तो महामंदिर जोधपुर का कहा जाता है। और बाबा भरतरी जो कि नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, तो नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ मंदरौर जोधपुर में हो जाएगी। और ये थी बाबा भरतरी के बारे में। उसके बाद में बात की थी हमने नारायणी माता का मंदिर, जो कि वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला लगता है। नारायणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, सरिस्का के जंगलों में, बरुआ डूंगरी
सरिस्का में स्थित है। इसके बाद में बात की थी अपन ने पांडुपोल हनुमान मंदिर। पांडुपोल हनुमान मंदिर जो राजस्थान का एकमात्र स्लीपिंग मोड में स्थित मंदिर है और भाद्रपद सप्तमी अष्टमी को यहाँ पर मेला लगता है। और इसके बाद अपने बात की थी नारायणी माता का मंदिर हो गया, पांडुपोल हनुमान मंदिर हो गया। तिजारा की बात की, तिजारा जो अलवर में स्थित है। तिजारा में प्रमुख जैन मंदिर 8वें तीर्थंकर, जैनों के 8वें तीर्थंकर जो हुए थे चंद्र प्रभु जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, जो भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी पंचमी को यहाँ पर मेला लगता है। और बात करते हैं इसके बाद में तो धौलागड्डी देवी का मंदिर जो वैसा भाद्र शुक्ल एकम को यहाँ पर मेला लगता है। और जगन्नाथ जी का मेला यहाँ पर लगता है। और बिलारी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, बानसूर में स्थित है। इसके बाद में बात करती है मुसी महारानी की छतरी जो कि अलवर में स्थित है। 84 खंभों की छतरी जिसे कहते हैं मुसी महारानी की छतरी, महाराजा विनय सिंह के पासवान और विनय सिंह की माता बख्तावर सिंह की पासवान थी, सॉरी। और इसके बाद में बात की थी अपने सिल्ली शेड पैलेस। सिल्ली शेड पैलेस महाराजा विनय सिंह ने निर्माण करवाया था सिल्ली शेड पैलेस का, बख्ता उस अपनी रानी शिला रानी के कहने पर। और अलवर का लेक पैलेस वर्तमान में लेक होटल के रूप में चलता है ये सिल्ली शेड पैलेस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसी लगी क्लास, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अन्य क्लास देखनी चाहते हैं तो और सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं चैनल पर। दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों अब चाहता हूं मैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।